स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमोसेलेक्टिविटी की। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें तीन टाइप की हमारे पास सेलेक्टिविटी चलती है। कितने टाइप की? तीन टाइप की सेलेक्टिविटी चलती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखो। पहले आपको बता दूँ, एक तो होती है हमारे पास कीमोसेलेक्टिविटी, एक होती है हमारे पास रेजियो सेलेक्टिविटी और एक होती है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो इनका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा मैं, ओनली हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, हमारी कीमोसेलेक्टिविटी की बात करने वाले हैं हम। देखो कीमोसेलेक्टिविटी होती क्या है। व्हेन ए मोलिक्यूल कंटेन टू रिएक्टिव ग्रुप्स एंड वी वांट टू रिएक्ट वन ऑफ देम बट नॉट द अदर, द क्वेश्चन ऑफ कीमोसेलेक्टिविटी अराइजेस। देखिए बात करते हैं, जैसे मेरे पास कोई मोलिक्यूल है यहाँ पे, देखो मेरे पास ये मोलिक्यूल है, इसे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से मेरे को किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवानी है। अगर हमारे ये फंक्शनल ग्रुप दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर एक ही फंक्शनल, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप वो दो बार रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी सिचुएशन होती है तो उनमें किसका यूज किया जाता है, इस टाइप की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हम कीमोसेलेक्टिविटी का यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिनमें हम कीमोसेलेक्टिविटी का यूज करते हैं। तो देखिए पहला केस क्या हो सकता है मेरे पास, द रिएक्टिव द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए मेरे पास ये कोई मेरे पास एक मोलिक्यूल है, इस पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो इनमें से कि भाई पहले कौन सा रिएक्ट करेगा, उनकी ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कीमोसेलेक्टिविटी का यूज करते हैं। तो इनमें से देखिए आप अगर देखना चाहें तो देखो यहाँ पे है, एक तो OH है, एक NH2, तो इसमें से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, NH2 की है, तो पहले रिएक्ट कर लेगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। आगे हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है जिसमें कीमोसेलेक्टिविटी करनी हो। हमारे पास देखो रिएक्शन ऑफ वन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स। देखो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इस पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों सेम है, तो उनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कीमोसेलेक्टिविटी का यूज करते हैं। तीसरी बात है कि तीसरा जो कंडीशन हमारी वो क्या है, रिएक्शन ऑफ ए ग्रुप वंस व्हेन इट मे रिएक्ट अगेन थायोसिंथेसिस। देखो जो है कि हमारे पास एक मोलिक्यूल है वह दो बार रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी कीमोसेलेक्टिविटी के द्वारा इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है एक ही ग्रुप के दो बार, वो उसका यूज नॉर्मली हम थायोल की सिंथेसिस में करते हैं। अब आगे देखते हैं हम इस कीमोसेलेक्टिविटी की गाइडलाइंस क्या होती है कि इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कौन से वेज को अपना सकते हैं। देखिए पहला गाइडलाइन क्या है हमारी, देखिए गाइडलाइन फर्स्ट में होता क्या है, देखो with two functional group of unequal reactivity the more reactive can always be made the react alone। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक टारगेट मोलिक्यूल है मेरे पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक टारगेट मोलिक्यूल है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो पहले रिएक्शन करेगा। तो हम एक एनालिसिस देखते हैं पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल एक टेबलेट होती है जिसका यूज आप नॉर्मली करते हैं, वो क्या है, पैरासीटामोल का, जिसकी रिएक्शन इस टाइप से होती है, जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस की बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इनमें से इनकी रिएक्टिविटी भी अलग है। तो पहले बात करते हैं, देखो हम जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि CH जो कार्बोनिल कंपाउंड और जो हेटेरोएटम में डिस्कनेक्शन होता है, उसका लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस टाइप से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल गई है। तो वहाँ से आप जाके चेक कर ले पहले, ताकि आपको आसानी हो सके कि किस टाइप से इसका तो ये हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है, इसका पहले हम डिस्कनेक्शन कराते हैं। देखो पहले हम कराते हैं C और N के बीच में से एक कराते हैं, किसका डिस्कनेक्शन कराते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन और इसमें नाइट्रोजन के बीच में डिस्कनेक्शन कराते हैं, तो हमारे पास इस टाइप से हमारे को प्राप्त होता है। अब आगे हम इसकी क्या करवाते हैं, इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो हमारा जो पहले तो OH है और एक NH2 है, तो पहले डिस्कनेक्शन होगा किसका, NH2 का। तो आपको पता होगा कि NH2 का डायरेक्ट डिस्कनेक्शन नहीं कराते, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे जी। तो मैंने यहाँ पे FGI लगाई, FGI लगा के NH2 को किस में चेंज कर दिया, नाइट्रो ग्रुप में चेंज कर दिया। आगे मैंने वापस क्या कराऊंगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्शन कराऊंगा, तो CN डिस्कनेक्शन वापस हो जाएगा और मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये फिनोल एक स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो देखिए सिंथेसिस किस टाइप से कर सकते हैं हम, पहले यूज करते हैं फिनोल का। फिनोल पे क्या कराते हैं, नाइट्रीकरण कराते हैं। जैसे नाइट्रीकरण कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो और पेरा कंपाउंड प्राप्त होगा, लेकिन जो पेरा कंपाउंड होता है मोर स्टेबल होता है, तो हम पहले उसकी किसका यूज करेंगे, पेरा कंपाउंड का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ फिर पेरा कंपाउंड का यूज कर लिया
है। अब आगे इसकी हम करवाते हैं, जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है उसका हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, H2 की पैलेडियम की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाते हैं। किस में चेंज हो जाएगा, ये वापस चेंज हो जाएगा किसमें, यहाँ पे एमीन में चेंज हो जाता है। अब आगे हम इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं, एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं और AlCl3 की प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी और आगे हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं और उनमें से जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो पहले रिएक्ट करेगा। इस टाइप से हम पहले गाइडलाइन को यहाँ पे देख लिया है। अब बात करते हैं हम सेकेंड गाइडलाइन के बारे में। तो देखिए सेकेंड गाइडलाइन क्या बोलती है, वेन वन फंक्शनल ग्रुप कैन रिएक्ट ट्वाइस, जब देखो एक फंक्शन जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो दो बार रिएक्शन करेगा, द स्टार्टिंग मटेरियल एंड फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी कंपैक्ट हो गया, कंप्लीट नहीं, कंपैक्ट फॉर द रिएक्टेंट। देखो जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप दो बार रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसमें से जो स्टार्टिंग मटेरियल है और जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी कि पहले रिएक्ट कौन करेगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। द रिएक्शन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो पहले रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, एक फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यह फंक्शनल ग्रुप दोबारा तभी रिएक्शन करेगा जब जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्टिविटी स्टार्टिंग मटेरियल से क्या होगी, कम होगी, तभी ये वापस जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो दोबारा रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जो रिएक्शन सक्सेसफुल होगी वो कब होगी, जब इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी कम होगी, किससे, स्टार्टिंग मटेरियल से। तो देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। तो बात करते हैं इस एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे देखो मेरे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो ये है, यहाँ पे हम डिस्कनेक्शन कराएंगे एस्टर और हेटेरोटम के बीच में, यहाँ पे क्या करा देंगे, डिस्कनेक्शन करा देंगे। जैसे मैंने डिस्कनेक्शन कराया हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा और एक हमारे पास ये COCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे हम करते हैं इसका वापस जो सिंथेसिस करते हैं, तो पहले क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा, इसकी रिएक्शन कराते हैं COCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो। तो अब हम बात करते हैं थर्ड गाइडलाइन की। थर्ड गाइडलाइन होती क्या है, देखो, अनफेवरेबल केसेस फॉर गाइडलाइन फर्स्ट एंड सेकंड में बी सोल्व बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। देखो हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारे पास पहली गाइडलाइन और सेकंड गाइडलाइन को अगर हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करा के किसी अन्य फंक्शनल ग्रुप को हम यूज में ले सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं इसमें कि जिसमें हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, इफ वी विश टू रिएक्ट द लेस रिएक्टिव ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और इफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद वन फंक्शनल ग्रुप is as reactive or more reactive than the starting material, then we must block the unwanted reaction with protecting group। देखिए इसमें क्या बताया गया है, अगर हम चाहें, देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उस पर दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक रिएक्टिव है और एक कम रिएक्टिव, ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है कि हम जो कम रिएक्टिव हो उससे मेरे को प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दें, इसको यहाँ से ब्लॉक कर दें, तो हमारे पास जो कम रिएक्टिव हो उससे प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके रूप में क्या यूज करते हैं हम, इसके यूज में करते हैं कि जो हमारा मोर रिएक्टिव हो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो ब्लॉक करने की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोटेक्टिंग कहलाती है। तो हमारे पास लेस रिएक्टिव से हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, देखो मेरे पास एक एग्जांपल, देखो ऐसा एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जो मेरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इस पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो NH2 है, एक हमारे पास एसिड, जो एसिड का एक एसिड है, ठीक है, ये दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इनमें से आप देखो तो क्या होगा, इनमें जो रिएक्टिविटी ज्यादा है वो किसकी है, NH2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी तुलना में, इस एसिड की तुलना में। तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं सिंपल कंडीशन में रिएक्शन कराऊंगा तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा पहले रिएक्शन वो देगा। अगर मेरे को करना क्या है कि मेरे को यहाँ से जो कम रिएक्टिव है उससे मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट प्राप्त करना, मतलब कि इससे प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ से ब्लॉक कर दूं, इसको यहाँ से रोक दूं, तो क्या करेगा, मेरे पास रिएक्ट के लिए हमारे पास ओनली ये ग्रुप बचेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वो प्रोटेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, इससे रिएक्शन करवा देता हूँ। जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, इससे यह ग्रुप जुड़ जाएगा। तो हमारा जो NH2 ग्रुप था वो क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब यह आगे रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन होगा उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है,
और ये जो प्रोटेक्ट कर दिया, और जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो जिस ग्रुप से हम प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो लेस रिएक्टिव था, जो एसिड था, उसके साथ हम प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें किसी सेकेंड केस की। देखो सेकेंड केस क्या है हमारे पास, The synthesis of thiol by direct alkylation of H2S is not a good reaction as the product at least as reactive as the starting। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्यों हमारे पास जो डायरेक्ट सिंथेसिस होता है थायोल्स का, वो क्यों मतलब कि अच्छी कंडीशन क्यों नहीं होती। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले हम बात करें H2S की रिएक्शन करवाते हैं पहले बेस के साथ, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई हम HBr के साथ, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, थायल प्राप्त होगा। तो ये डायरेक्ट एल्काइलेशन, ये प्रॉपर कंडीशन क्यों नहीं है, अच्छी कंडीशन क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो स्टार्टिंग मटेरियल से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्टिंग मटेरियल से क्या होगा, अधिक रिएक्टिव होगा। तो आगे यह रिएक्शन जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया है वही रिएक्शन देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो दोबारा रिएक्शन नहीं करेगा, इसके लिए ये कंडीशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन। नेक्स्ट गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्कनेक्शन देखते हैं, किसका करते हैं, केप्टोडाइएमाइन का हम डिस्कनेक्शन करते हैं। ये कि एक मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसका हम एनालिसिस एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है। तो पहले हम इसका डिस्कनेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो पहले डिस्कनेक्शन कराएंगे किसके बीच में, आपने गाइडलाइंस पढ़ी हैं, साथ ही साथ लास्ट वीडियो देखे हैं, तो आप बता सकते हो यहाँ डिस्कनेक्शन क्या हो, कहाँ से होगा। पहले होगा कार्बन और सल्फाइड के बीच में, यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो जाएगा। जैसे हम कार्बन और सल्फाइड के बीच में डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये दो स्टार्टिंग में ये दो प्रोडक्ट हमारे को प्राप्त होते हैं। इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसको देखें तो इसका हम फर्दर जो डिस्कनेक्शन है वो भी कर सकते हैं। देखिए हम इसका आगे हम डिस्कनेक्शन करते हैं इसका। देखो यहाँ पे किस टाइप से होगा वो हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखो, अब आप बताओ कि जो हमारे पास ये बना है हमारे पास, ये किससे बन सकता है। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो 1 ग्रुप 6 डिस्कनेक्शन था, मैंने उसमें बताया था कि आपको थायोल का सिंथेसिस आप किससे कर सकते हो। आपको मैंने एक इंडेक्स के रूप में बताया था, वो वीडियो जाके देख लें एक बार, ताकि आपको पता चल सके। देखो क्या होगा यहाँ पे, इस थायोल का हम सिंथेसिस किससे कर सकते थे, एल्किल हैलाइड से हम डायरेक्ट थायोल का सिंथेसिस कर सकते हैं। किसके द्वारा, थायोयूरिया मेथड के द्वारा हम इसका कर सकते। तो यह डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये किस में टूटेगा, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं कार्बन और इस Cl के बीच में डिस्कनेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, और यह किस में चल जाएगा, एल्कोहल में। और आप सिंथेसिस करोगे तो एल्कोहल से डायरेक्ट आप करवा सकते हो, ये भी एक सिंपल प्रोसेस है। आगे हम देखें यहाँ पे जो एल्कोहल होगा वो किससे प्राप्त हुआ होगा हमें, वो हो सकता है हमारे पास जो कीटोन ग्रुप था इससे प्राप्त हो गया, और कीटोन का हमने अगर रिडक्शन करवाया तो हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। और आगे हम देखें यहाँ पे जो एल्कोहल है, जो हमारे पास जो इस ग्रुप को हम करवाएं यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे इसमें डिस्कनेक्शन करवाएं तो क्या होगा, अगर हम सोचें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हुई होगी, जिससे यहाँ पे बेंजीन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो हमने डिस्कनेक्शन इसका भी कर दिया। आगे हम डिस्कनेक्शन करें इसका, तो यहाँ से किसका, यहाँ से जो सल्फर और ब्यूटिल के बीच में जो CH डिस्कनेक्शन हो जाएगा उसका कर सकते हैं। और हमारे पास जो ये है थायोबेंजीन का हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में हमारे पास यूज में आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं इसका सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस में करेंगे तो स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करेंगे हम। हमारे पास जो थायोबेंजीन है उसके में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, एन ब्यूटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं Na2CO3 के प्रेजेंस में। जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आगे हम इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं किसके साथ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा देते हैं इसका। तो यहाँ पे किस पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे करेगा पैरा कंडीशन पे ये करेगा, क्योंकि इसके पास जो सल्फर के पास लोन पेयर होते हैं, ये पैरा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होता है, इसलिए किस पे ये करेगा यहाँ पे ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे करेगा। लेकिन ऑर्थो से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे उसको, और ठीक है जो पैरा प्रोडक्ट होगा उसको हम रख लेंगे। तो जो हमने एसाइलेशन करवाए थे इससे हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम इसका क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। किसका, जो हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप था इसका हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। यहाँ पे जो कीटोन का रिडक्शन करा है, कीटोन का रिडक्शन किस में होता है, एल्कोहल में होता है, ठीक है। यहाँ से एल्कोहल में रिडक्शन हो गया। अब हमने क्या किया, जो एल्कोहल है इसको हम किस में चेंज करते हैं, हम करते हैं एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में चेंज करेंगे तो एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, हम SOCl2 से करवाते हैं। pyridine के प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हमें इस एल्किल हैलाइड को हम किस में चेंज करना है, थायोल में चेंज करना, तो हम थायोयूरिया
के साथ में इसकी रिएक्शन करवाए तो हमारे पास ये सल्फाइड के रूप में चेंज हो जाता है। और आगे हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, जिससे कि मैंने करवाया था, हम करवा देते हैं इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हम इसका एनालिसिस और सिंथेसिस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन की। जो नेक्स्ट गाइडलाइन है, तो हम बात करते हैं फोर्थ गाइडलाइन की। देखो क्या बताया इसने, वन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप में रिएक्ट इफ द प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल। देखो हमारे पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है, वो भी एक है जैसे ही है, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक जैसे हैं। तो क्या करेगा, ओनली एक ही यहाँ पे क्या करेगा, ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, और जिससे हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हुई हमारी चौथी। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है। देखो मेरे पास एक बेंजीन थी, इस पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े, दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े। इसका हम पहले क्या करवाते हैं, इसका करवाते हैं पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन करवाए, इसमें से क्या होगा, एक का एमिन में चेंज हुआ है और एक हमारा ऐसा कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा, ये होगा इसका पार्शियल रिडक्शन। और जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव है। किससे, इससे लेस रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो NH2 ग्रुप जुड़ा है इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इसमें डिस्कनेक्शन के एनालिसिस की बात करते हैं। एक सोल्यूबल डाई है, इसके डिस्कनेक्शन की बात करते हैं। देखो मेरे पास एक सोल्यूबल डाई है जिसका हमें टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसका डिस्कनेक्शन कैसे होगा। पहले हम करते हैं, देखो यहाँ पे इसका CN के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डिस्कनेक्शन कराते हैं। जैसे हमने डिस्कनेक्शन कराया, डाई एजो कपलिंग के द्वारा ये डिस्कनेक्शन होता है, और ये हमारे पास ये एक तो प्रोडक्ट ये प्राप्त हो जाता है हमारे पास, और एक प्रोडक्ट होता है ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको करवाएं यहाँ से, तो इसका क्या करवा सकते हैं, इसमें CN के बीच में डिस्कनेक्शन कराते हैं, और हमारे पास जो है वो एमिन का डाई एजोटाइजेशन के द्वारा एमिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ ही साथ में इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बन और जो यहाँ पे सल्फर है इसके बीच में, जो सल्फर है इसके बीच में डिस्कनेक्शन करवा देते हैं, और हमारे पास ये वाला प्राप्त हो जाता है। आगे हम इसका डिस्कनेक्शन किस टाइप से करवा सकते हैं, देखो अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास ये वाला ग्रुप बना, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें SNO2 के साथ, ये क्या होती है हमारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये जो NH2 ग्रुप है वो HNO2 के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें इसकी हम करवा दें सांद्र H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन के बारे में कि नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है। अब गाइडलाइन 5 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट यूज। देखो क्या होगा, अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल में क्या है, देखो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, इस पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो केमिकल बिहेवियर है, केमिकल कंपोजिशन है, और साथ ही साथ इनका केमिकल इन्वायरमेंट है वो चेंज है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक करूँ, देखो यहाँ पे बीच में से ब्रेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इधर देखें तो 1 2 3 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल जो बिहेवियर है, जो केमिकल इन्वायरमेंट है, उनका दोनों का सेम नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कि हमने रिएक्जेंट लिया किसी एक के साथ में यहाँ पे क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी, तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करवाएंगे, तो ऐसी कंडीशन से हमें बचते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें से दो देखो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों आइडेंटिकल है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं MEI के साथ रिएक्शन कराएं बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे उन दोनों में से देखो यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे केमिकल इन्वायरमेंट अलग है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। अगर यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ पे ये ग्रुप नहीं होता, तो ये किस टाइप से होती, जो हमारी गाइडलाइन 5 थी उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन दे देता, कोई एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन दे देता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस दोनों का केमिकल बिहेवियर अलग अलग है, दोनों का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो इस टाइप से हम, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट अलग अलग है तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, तो इस टाइप से हमें यह गाइडलाइन यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको जो कीमोसेलेक्टिविटी की जो गाइडलाइंस थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।